चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई आ रही है। अंतरिक्ष यानी चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद की ताजा तस्वीरों को जारी किया है, जिनमें चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, दिखाई दे रहे हैं। ये चांद के उस हिस्से की तस्वीर है जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता। इसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। इसलिए इस तस्वीर को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये चांद की वो सतह, वो सरफेस दिखाती है जो आज तक जो पृथ्वी से नहीं देखी जा सकती। क्योंकि चंद्रमा का एक चेहरा हमें सामने दिखता है जिस पर आपको लाइट और फिर वो शेड दिखते हैं, लेकिन उसका पीछे का भाग चंद्रमा का वो नहीं दिखता, क्योंकि हर बार ये इस तरीके से जो रोटेशन रेवोल्यूशन का सिलसिला चलता है। इसीलिए इस सतह को, इन तस्वीरों को डार्क साइड ऑफ द मून की तस्वीरें बताया जाता है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रयान की रफ्तार को कम भी किया गया है, ताकि उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में, लोएस्ट ऑर्बिट में ले जाया जा सके और चांद पर उसे सुरक्षित उतारा जा सके। मैं कहता हूं कि करीब 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई दूरी होगी चांद की सतह से, जहां से विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल होगा और फिर रिवर्स थ्रस्टर्स के जरिए और अपनी गति को कम करते हुए धीरे धीरे चांद की सतह तक पहुंचेगा और लैंड करने की कोशिश करेगा। चांद की सबसे नई तस्वीर, चंद्रयान 3 का सबसे नया मैसेज, लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान 3। भारत का चंद्रयान 3 लगातार चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजी हैं, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई इन सबसे नई तस्वीरों में चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, चांद के जिस साउथ पोल पर अब तक कोई देश नहीं पहुंचा है, भारत का चंद्रयान वहीं पहुंचकर इतिहास बनाने वाला है। अब तक नॉर्थ पोल पे ज्यादा रिसर्च हुए हैं, साउथ पोल पे आपने बताया कि भारत पहला देश है जो यहाँ उतार रहा है। पहला देश है। और ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये चंद्रमा की बैक साइड है। बैक साइड है, हाँ। मतलब उसका दूसरी तरफ भी, जो पिछली साइड है, जो दिखती नहीं है हमें। अब आप देखेंगे इसमें क्रेटर्स ही क्रेटर्स हैं जी, पूरा क्रेटर्स है। दूसरी तरफ भी क्रेटर्स होंगे जी। यहाँ इंडिया जो है साउथ पोल पे अपना एक्सपेरिमेंट्स करेगा, यहाँ पहुंचने की पहुंच रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं किया जी। इंडिया पहला राष्ट्र होगा जो साउथ पोल में पहुंचेगा, वहां अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा। स्पेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटियां मौजूद हैं और देखने में वहां सिर्फ रेगिस्तान ही लगता है। इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे भी हैं जो अंतरिक्ष की चट्टानों और एस्टेरॉइड के टकराने से बनते हैं। लेकिन चंद्रमा पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, यहाँ कोई मौसम नहीं है और इस वजह से चांद पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। जैसे अगर यहाँ कोई निशान बन जाए तो वह कभी नहीं हटते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर चले थे, उनके धूल भरे कदमों के निशान आज भी वहाँ मौजूद हैं। चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो चंद्रमा पे जो क्रेटर लाखों साल पहले बने हैं वो आज भी हैं और वो गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। तो ये लगातार पिछले लाखों सालों से इस तरह के क्रेटर्स बने हैं। फैब्री उन्हीं में एक है। उन्हीं में एक क्रेटर। पंकज जी, ये बताइए कि कितने क्रेटर्स होंगे, एस्टिमेट कितना है वैज्ञानिकों का? लगभग क्रेटर 10 लाख से ज्यादा हैं, और लेकिन जो कैलकुलेट किए गए हैं या रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो लगभग 9000 से ऊपर है। चांद के जिस साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतरना है, उस पर अब तक ज्यादा स्टडी नहीं हुई है।
अगर सब कुछ सही रहा तो भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। चंद्रयान 2 ने भी अटेम्प्ट वहीं किया था, उसी एटकिंस बेसिन में ही लैंड करने की कोशिश की थी, यानी डार्क साइड ऑफ द मून, और वो भी साउथ पोल चांद के वहां पर जाने वाला भारत ही है, चंद्रयान 2 हो या चंद्रयान 3। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर इस बार लैंडर चांद पर सही सलामत लैंड कर गया तो उसके भीतर से रोवर निकलकर चांद पर चहलकदमी करने लगा, तो रोवर जो भी जानकारी जुटाएगा वो जानकारी पृथ्वी तक कैसे पहुंचेगी? रोवर से जानकारी पाने की तैयारी भी इसरो ने कर रखी है। आइए इसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें ध्यान से तो ये सबसे पहले कि रोवर प्रज्ञान चांद की सतह से जुटाई जानकारी लैंडर विक्रम को भेजेगा। तो लैंडर विक्रम ये पहले लैंड कर जाता है और फिर ये बाहर आएगा, ये प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा स्लाइड के जरिए और फिर चांद की सतह पर पहुंचेगा, और ये जो जहां उतरेगा उस एरिया को एटकिंस बेसिन कहा जाता है, जहां से वो सॉइल के सैंपल्स भी कलेक्ट करेगा। तो ये प्रज्ञान रोवर और ये इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, और रोवर वापस चढ़कर यहां लैंडर के अंदर इसको भेजेगा। लैंडर विक्रम इस जानकारी को सीधे पृथ्वी में मौजूद IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। IDSN यानी इंडियन डीप साइंस नेटवर्क, इसे कर्नाटक के रामनगर जिले में बनाया गया है। इसे अंतरिक्ष में सिग्नल भेजने और रिसीव करने के लिए बनाया गया है। लैंडर के अलावा चांद का चक्कर लगा रहा प्रोपल्शन मॉड्यूल भी IDSN से कनेक्टेड रहेगा और संदेश भेजता रहेगा, और आखिर में लैंडर से मिले संदेश को IDSN इसरो हेडक्वार्टर्स को भेजेगा। इस तरह चांद से पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित किया गया है। एक ऑर्बिटर मॉड्यूल अभी भी वहां घूम रहा है, वो ऑर्बिटर भी अभी भी संपर्क में है, ये याद रखिए। तो अलग अलग तरीके हैं जहां से सब कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ये जो यहां से सैंपल कलेक्ट करेगा सॉइल के, उसको फिर वो यहां से वापस अंदर आकर यहां पर उसको खुद ही वहां पर ही चांद पर ही उसको ब्रेक करेगा, उसका एनालिसिस होगा, उसके इमेजेस होंगे जिसको कि वो रिले करेगा, जो यहां पृथ्वी पर बैठे हमारे वैज्ञानिक उसका फिर अनुसंधान करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और डिसाइड करेंगे कि चांद पर किस प्रकार के मिनरल्स और वहां की जो धरती है, सॉइल है, उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी की तरफ भारत के कदम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन एकदम मजबूत और एकदम फिक्स रेडार पर। कुछ घंटों बाद भारत इतिहास लिखने जा रहा है। एक दिन पहले डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम किया गया, जिसके बाद चंद्रमा की दिशा में चंद्रयान एक और पायदान आगे बढ़ गया है। तेईस अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को ऑर्बिट में थोड़ा और नीचे, चंद्रमा के थोड़ा और ज्यादा नजदीक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त की शाम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है, और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। और 23 को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया होगी वो चंद्रमा की दिशा होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां की जमीन बेहद ही खराब है और गड्ढों की तादाद ज्यादा होने के चलते लैंडिंग बेहद चुनौती भरी हो सकती है। और दूसरी है चंद्रयान की रफ्तार, जिसे डीबूस्टिंग के जरिए लगातार ही कम किया जा रहा है, और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस वक्त चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी, रफ्तार के नजरिए से वो बेहद सटीक होगी। देखिए, हाँ, ये जो डी बूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रोफायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है, वो बहुत तेज चल रहा है,
वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है। एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है। अब बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा और लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रयान की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं रहा है। इसके पीछे वजह है चंद्रमा के इस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्सों में पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहना। ऐसे में तापमान भी 0 से 230 डिग्री नीचे चला जाता है और उपकरणों के खराब होने का खतरा रहता है। चंद्रयान का पहले 23 अगस्त की शाम 5:47 पर लैंडिंग का वक्त तय था, जो अब 6:04 हो गया है। तो 5:30 से 5:35 के बीच में जो लैंडिंग होनी थी, अब वो 6:04 तक रिवाइज हो गई है। लेकिन 23 तारीख को ये तय है कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश अवश्य करेगा। चांद से बस चंद कदम की दूरी रह गई है और आने वाला एक एक सेकंड भारत के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ घंटे के भीतर भारत वो इतिहास रचेगा जो पहली बार होगा। ये पहली बार होगा जब कोई मून मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और ये एक मिशन कैसे मुमकिन होगा, आइए आपको दिखाते हैं। Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेगी पूरी दुनिया। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां अब भारत पहुंचेगा। चांद के जिस टुकड़े को अभी तक किसी ने नहीं देखा, इसरो दुनिया को साक्षात दिखाएगा। ये मुमकिन होगा चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग से। जिस वक्त चंद्रमा की सतह को भारत का चंद्रयान छुएगा, उस वक्त भारत के आसमान में भले ही चांद डूबा होगा, लेकिन भारत का लैंडर विक्रम चांद पर सूरज जैसे चमक उठेगा। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। +1
normal P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगा जो रहस्यों से भरा है। दुनिया अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव से अनजान है। नासा का दावा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ ही बर्फ है। वहां कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, मगर दुनिया अब तक उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इसे मुमकिन कर देगा। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर 14 दिन तक चांद के दक्षिणी ध्रुव के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूरज की किरणें नहीं पड़ती। चांद के इस हिस्से में बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में गड्ढा कहा जाता है। ज्यादातर गड्ढे ऐसे हैं जहां अरबों साल से अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच यहां बर्फ का जमाव हो सकता है। अंदाजा ये भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अरबों सालों से पानी बर्फ के रूप में जमा हो सकता है, जिसके अध्ययन से सौर मंडल से जुड़े और भी कई रहस्य खुल सकते हैं। अब वहीं सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक और गायिका श्रेया घोषाल ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की कामना की है। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है। अनु मलिक ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने पर वो एक गाना भी बनाएंगे। रशिया का लूना 25 विफल हो गया है, लेकिन अब पूरे देश की निगाहें भारत पे है। तो एज एन भारत का वासी कैसा महसूस हो रहा है, एज ए म्यूजिक कंपोजर कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन हम सब जो है वो 23 तारीख को देखने वाले हैं। मैंने बचपन से लेकर आज तक भारत के प्रति और भारत देश के लिए ऐसे ऐसे गीत बनाए हैं जो आपको भी पता है, जैसे कि सीमाएं बुलाएं तुझे चल रही अपने जवान के लिए, अपने देश के लिए, या फिर मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, या फिर आपको गाना याद होगा संदेशे आते हैं जो आप जब भी 26 जनवरी आता है या 15 अगस्त आता है तो लोग ये गाना गुनगुनाते हैं। तो मैं तो ज़रूर, मेरा दिल चाहेगा जैसे ही लैंड होगा कि मेरे जहन में दिमाग में ऐसा मुखड़ा है जो मैं चंद्रयान 3 और इसरो टीम के लिए बनाऊं और अपने देश के लिए बनाऊं फिर से और सबको सुनाऊं। तो आप कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 के लैंड होते ही आपके तरफ से पूरे भारत को चंद्रयान 3 को लेकर एक गाना जो है वो जल्द ही मिल सकता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो गीत मैंने बनाए, होपफुली कहीं ना कहीं इस गीत ने भी हमारे देशवासियों को इंस्पायर किया, साइंटिस्ट को भी इंस्पायर किया होगा। वही मैं गाना सुना देता हूं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कहो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हमारा झंडा अब चंद्रमा पे लहराएगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब वहां विक्रम लैंडर लैंड करेगा तो अनु मलिक जी ने वादा किया है कि वो एक गाना कंपोज करने वाले हैं। तो भाई देखिए, अनु मलिक जी आपसे संपर्क जरूर होगा 23 अगस्त को 6:04 के बाद। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट को तबाही का वक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्रयान मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान की रफ्तार को कम करते हुए शून्य तक ले जाना। और इस दौरान यह काम बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत फास्ट सडन होती है और रिवर्स प्रोपल्शन और गुरुत्वाकर्षण मून का पृथ्वी से बहुत अलग होता है। ग्रेविटी बहुत अलग रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल, और कंट्रोल पे कोई नहीं।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 जैसी ही है। इस बार भी लैंडिंग साइट चांद का दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट का दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी। चंद्रयान 3 में लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। चंद्रयान 2 को लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन यह चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने में नाकाम रहा था। जब लैंडर चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, तब उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया था। लेकिन इस बार विक्रम लैंडर में एलडीवी यानी लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर और एलएचवीसी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा लगाया गया है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर जमीन पर उतरते समय 3D लेजर फेंकता है। ये लेजर चांद की सतह से टकराकर वापस वेलोसिटी मीटर को यह बताती है कि वो कैसी है, ऊंची, नीची या फिर ऊबड़-खाबड़, और फिर इसके आधार पर ही वो लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करता है। बाकी 2 दिशाओं में जो लेजर जाते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं सामने या पीछे की तरफ कोई ऊंची चीज तो नहीं है जिससे लैंडर के टकराने का खतरा हो। इसके साथ ही तीसरा काम करता है एलएचवीसी, जो जमीन के नीचे की हिस्से की तस्वीर लेता है, वो भी फुल स्पीड के दौरान, ताकि लैंडर के उतरने और हेलीकॉप्टर की तरह हवा में तैरते रहने की रफ्तार का पता चल सके, साथ ही खतरों का अंदाजा हो सके। ये रैपिड डिसेलरेशन है, उसमें कंट्रोल कैसे बनेंगे? चंद्रयान 2 के बनिस्बत चंद्रयान 3 में इसमें फजी लॉजिक ज़्यादा बिठाया गया है, प्रोग्रामिंग इसमें ज़्यादा की गई है कि भाई अचानक रफ्तार बढ़ने पर भी आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करें और गति कैसे बनाए रखें। वहीं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा काफ़ी करीब पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है। वो प्रोपल्शन मॉड्यूल वही है जो लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक ले गया और फिर सेपरेशन हुआ चांद से करीब 157 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन कमाल की बात देखिए कि यह खुद चंद्रमा की सतह पर उतरने के बजाय दूर से ही चंद्रमा पर हो रही हलचल पर नजर बनाए रखेगा। बाईस दिन के सफर के बाद चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान का चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होना इस मिशन का एक अहम पड़ाव बनकर सामने आया, क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, चंद्रयान और चंद्रमा के बीच का फासला कम होता गया। चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद अंडाकार कक्षा में घूमने लगा, एक ऐसे अंडाकार कक्षा में जहां उसकी चांद से सबसे कम दूरी 170 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 4313 किलोमीटर थी। धीरे धीरे ये दूरी कम होती चली गई। लैंडिंग से पहले चंद्रयान ने 4 बार अपनी कक्षा को बदला और फिर 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में पहुंच गया। यात्रा के इस पड़ाव पर विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। चांद तक के सफर में यह एक ऐसा पड़ाव था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इस अलगाव के वक्त की तस्वीरें भी धरती पर पहुंची, लेकिन इसी बीच विक्रम लैंडर लगातार अपनी कक्षा को बदलता रहा। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ओर बढ़ने की बजाय 100 किलोमीटर इंटू 100 किलोमीटर की पार्किंग कक्षा में चांद के चक्कर लगाने लगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में घूमते हुए वहीं से पृथ्वी का अध्ययन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में लैंडर और रोवर के संपर्क बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम कुछ वैसा ही है जैसे चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का था। इस बार इसरो ने ऑर्बिटर को नहीं भेजने का फैसला लिया और उसकी जगह स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को चांद के पास भेजा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में एस बैंड ट्रांसपोंडर भी लगा है, जिसका सीधा संपर्क इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के पास रहेगा। यानी जो सिग्नल लैंडर रोवर से मिलेगा उसे एस बैंड ट्रांसपोंडर भारत को भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगे ट्रांसपोंडरों की उम्र तकरीबन 3 से 6 महीने की रहेगी। इसका मतलब है कि ये 3 से 6 महीने तक रोवर से मिले सिग्नल को भारत तक भेजता रहेगा
और चांद की कक्षा से चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी की जानकारी भी इसरो तक पहुंचाता रहेगा।